हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारी हरियाणा सीईटी कॉमर्स में 1000 MCQs सीरीज चल रही है। आज सीरीज़ का डे 6 है। 5 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 से। क्वेश्चन 88 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 89 से करेंगे। साथ में रीड करेंगे जिससे क्वेश्चंस हमें अच्छे से समझ आए। तो 89 क्वेश्चन है, गुडविल इज अ एसेट्स। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुडविल किस प्रकार की एसेट्स है, ये किस तरह की एसेट्स होती है गुडविल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुडविल क्या होती है, गुडविल का क्या मीनिंग है। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की रेपुटेशन, कोई ब्रांड वैल्यू या कस्टमर ट्रस्ट, उसको बोलते हैं गुडविल। ये एक इनटेंजिबल असेट्स होती है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, जिसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको देख नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आंसर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज। मीन्स अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, जो पार्टनरशिप डीड होती है उसको बनाया ही नहीं गया, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, तो उसके अकॉर्डिंग जब पार्टनरशिप डीड में कोई भी रूल मेंशन नहीं हो या पार्टनरशिप डीड को बनाया ही नहीं गया हो, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल्स अप्लीकेबल होंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स उसमें अप्लाई होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है और जिसका रेट होता है 6% पर एनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वाई फॉलो WDV मेथड एंड SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग 2006 एंड 2007 रिस्पेक्टिवली। ही वॉयलेटेड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मिस्टर वाई है, एक पर्सन है, तो उसने 2006 में तो रूल फॉलो किया था डेप्रिसिएशन का WDV मेथड, और 2007 में उसने रूल फॉलो किया है SLM मेथड। तो इस केस में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल को उसने उसका वायलेशन किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि WDV और SLM का क्या मतलब है। तो जो WDV मेथड होता है उस मेथड को बोलते हैं वो मेथड होता है उसमें डेप्रिसिएशन, जो एसेट्स की जो WDV वैल्यू होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। लेकिन SLM में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मिस्टर जो वाई है उसने 2006 में तो WDV मेथड फॉलो किया था एंड 2007 में उसने SLM मेथड को यूज़ किया है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसेट्स पे। तो एक साल कोई दूसरा मेथड, एक साल दूसरा मेथड। तो इस केस में उसने अकाउंटिंग मेथड, जो सबसे बड़ा अकाउंटिंग मेथड है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, उसको वॉयलेट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन डी ऊपर लिख दिया, ऑप्शन सी नीचे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अभी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को एक बार फिर से डिफाइन कर दूं। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग जो मेथड है, जो भी अकाउंटिंग मेथड यूज हो रहे हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन के हों या फिर वो
क्लोजिंग जो स्टॉक होता है उसके वैल्यूएशन के। तो ये जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे उनको हर एक अकाउंटिंग ईयर में सेम मेथड यूज करना पड़ेगा, एवरी अकाउंटिंग ईयर में। तो इस क्वेश्चन में उसने मेथड चेंज किया है, तो उस केस में प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रीजंस थे। वैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको सेम ही अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से बनाया जाना चाहिए ताकि उनको कंपेयर कर सके। तो इसका राइट आंसर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है व्हेन ट्रांजेक्शन्स आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड दे आर नोन एज। मीन्स जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, या फिर जो अकाउंटिंग करते टाइम गलती हो गई अकाउंटेंट से, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन मैं एक बार फिर से बता दूं, एरर ऑफ कमीशन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो होता है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तो हम करते हैं, लेकिन गलत रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको। अमाउंट तो रिकॉर्ड किया, जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे हमने परचेज किया है, परचेज हमने 3000 का किया था और गलती से अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया 300 का, तो इसको बोलेंगे हम एरर ऑफ कमीशन। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, ऑडिट डन कंटिन्यूअसली थ्रू आउट एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड। मीन्स यानी जो ऑडिट है वो अकाउंटिंग ईयर में कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, कंटिन्यूअसली होती जा रही है, तो उसको बोलते हैं, ऐसी ऑडिट को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। ऑप्शन बी। अब कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब होता है कि पूरे साल रेगुलरली ऑडिट की जाती है, उसका रेगुलर इंटरवल्स होता है उसमें उसके अकाउंट्स को चेक किया जाता है। तो जैसे जो बैंक्स होते हैं या फिर बड़ी कंपनी होती हैं, लार्ज कंपनीज जो होती हैं, और इसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। तो इस केस में, इन केसेस में जो कंटिन्यूअस ऑडिट होती है उसको फॉलो किया जाता है। इसका मेन रीजन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसलिए ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं और फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअस ऑडिट फॉलो किया जाता है बैंक्स में, लार्ज कंपनी में और इंश्योरेंस कंपनीज में। पूरे साल ऑडिट चलती है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू असर्टेन द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिटर है वो डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल हैं या इनवॉइस हैं या रिसिप्ट्स हैं उनको चेक करता है और कंफर्म करता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो राइट हैं या रॉन्ग हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं वाउचिंग करना। मीन्स जब ट्रांजैक्शंस हैं उनको डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है उससे वेरीफाई करते हैं तो उसको बोलेंगे वाउचिंग। वाउचिंग में देखा जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो सही अमाउंट से रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं, या फिर कोई उनमें कोई जैसे फ्रॉड तो नहीं किया गया, गलती से कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो नहीं किया गया, तो उसको बोलते हैं वाउचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर डज नॉट इंसर्ट एनी क्वालिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और रिजर्वेशन इज कॉल्ड। मीन्स ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर ने कोई भी क्वालिफिकेशन या मॉडिफिकेशन या रिजर्वेशन नहीं दिया, तो जो ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें ऑडिटर को कोई भी प्रॉब्लम या ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इस तरह की रिपोर्ट को क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से डिफाइन कर दूं, क्लीन रिपोर्ट क्या होती है? जब ऑडिटर पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनाए गए हैं, ट्रू एंड फेयर बेसिस पे बनाए गए हैं, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया है, और जो बुक्स हैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन भी किया गया है। इसीलिए ऑडिटर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता और वो क्लीन रिपोर्ट इशू करता है। और क्लीन रिपोर्ट को और क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है अनक्वालिफाइड।
and qualified report. Next is shares held by each director of the company as per the articles are known as, means जो कंपनी है तो कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स AOA में ये रूल होता है कि जो हर एक डायरेक्टर है उसको कंपनी के कुछ शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा, कुछ शेयर्स उसको लेने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। तो इन शेयर्स को बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स मीन्स जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स को होल्ड करना ही होता है, तभी वो डायरेक्टर बन सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है कि डायरेक्टर्स को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेने पड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल से कि एक जो कंपनी है उसमें डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 100 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, होल्ड करने पड़ेंगे। अगर किसी डायरेक्टर के पास वो मिनिमम 100 शेयर्स अगर नहीं है तो वो क्वालिफाइड नहीं होता है डायरेक्टर बनने के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग डील्स विद ऑडिट प्लानिंग? वो कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है इनमें से जो ऑडिट प्लानिंग को डील करता है? तो ये एक बार जो भी स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग है एग्जाम में जाने से पहले उनको एक बार देख लेना उसकी लिस्ट को, क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनको पूछा जाता है। तो जो ऑडिट प्लानिंग है उसको डील करता है SA 300। SA 300 बताता है कि ऑडिट प्लानिंग इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर होता है उसको ऑडिट स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है, और ऑडिट प्लानिंग में प्रॉपर प्लान्स आएंगे और ऑडिट जो स्ट्रेटजीज होते हैं वो आती हैं, और कितने टाइम में और क्या रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे उन सब का इसमें ऑडिट प्लानिंग में डिफाइन किया जाता है। सो ऑडिट प्लानिंग के बिना ऑडिटर ऑडिट श्योर नहीं करता। सबसे पहले यही चेक करता है कि ऑडिट प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड करना है, कि कहाँ कहाँ रिस्क है, कौन सी प्रोसीजर्स फॉलो करनी है। तो इसको बोलेंगे ऑडिट प्लानिंग और इसका SA 300 है। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टेकन एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ एन एरर ऑफ, मीन्स कोई ऐसा एक्सपेंडिचर था जिसका नेचर कैपिटल नेचर का था। जैसे कोई हैवी मशीनरी परचेज की है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर था, गलती से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंशन कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये किस टाइप की एरर होती है, इसको कौन सी एरर बोलेंगे? एरर ऑफ ओमिशन, डुप्लीकेशन, प्रिंसिपल या कमीशन? तो सिंपल सा है, इसका आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन सी। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में जब ये प्रिंसिपल की एरर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको आपने एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ऑडिट एविडेंसेस स्टेट्स दैट, मीन्स ऑडिट एविडेंस की जो रिलायबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड होती है? ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट एविडेंसेस की जो रिलायबिलिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, सोर्सेस, कि ये एविडेंस कहाँ से आया है। दूसरा, नेचर। नेचर मतलब कि कैसा एविडेंस है। तो इसलिए जो ऑडिटिंग में इसको कहा गया है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स और नेचर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन कॉस्ट प्लानिंग? मीन्स जो कॉस्ट प्लानिंग है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है इसमें? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट प्लानिंग क्या होती है। तो कॉस्ट प्लानिंग का मतलब है कि कंपनी पहले से प्लान करती है कि जो फ्यूचर में कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या क्या खर्चे आएंगे और उन खर्चों को हम कहाँ से करेंगे और उनका यूज़ कैसे किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लानिंग। और कॉस्ट प्लानिंग का जो पावरफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है वो होता है बजट, ऑप्शन बी।
बजट में क्या क्या होता है, बजट क्यों बनाया जाता है? तो बजट बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो है कॉस्ट प्लानिंग में ये हेल्प करता है। दूसरा, जो कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है, कॉस्ट प्लानिंग भी और कॉस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है बजट। और जो फ्यूचर की जो फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं उसमें भी बजट गाइड करता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।